हो गया। अच्छा, आज द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन यूज की जाएगी उसमें अगर कोई भी इक्वेशन है, सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी एक मानक समीकरण है जिसको हमने क्या कहा था कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने कहा था यहाँ पे x के कितने मान निकलेंगे, 2। कभी भी द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं। हम मान के चलते हैं कि x के वो 2 मान, एक अल्फा है और एक बीटा है। x के 2 मान निकल गए, अल्फा और बीटा। अब जो ये 2 मान निकले हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर x बराबर अल्फा अगर हम यहाँ पे रखें, x बराबर अल्फा अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। तब जाके सही मायने में ये x का वैल्यू है। ये आपको बात समझ आ गई, जिसको मूल हम कहते हैं। जैसे x के 2 मूल हैं जी, 2 मूल या 2 शून्यक। शून्यक भी वही होता था कि अगर x की जगह पे ये मान रखेंगे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब जाके तो वो शून्यक है, तब जाके तो वो मूल है। तो जो ये प्रश्नावली है इसमें हम गुणनखंड विधि से मान निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से हम इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। बाकी इसमें कोई भी एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है नहीं। अब आप देख लीजिए प्रश्नावली 4.2 पे हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण दी हुई है। जो कल हमने प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें क्या था, हम द्विघात समीकरण बना रहे थे और चेक कर रहे थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस वाले में क्या है कि आपको द्विघात समीकरण दी हुई है और आपको बोला गया है कि उसको हल कीजिए, उसके मान निकाल दीजिए। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पहले का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है भाई, बोलना, x² माइनस 3x इक्वल टू 0। ये बहुत आपके पास ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने से पहले 2 बातें बड़ी ध्यान से आप समझ लीजिए कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो बीच वाली टर्म्स है, जो बीच वाला पद है, इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मीन्स तोड़ना होता है। इसको तोड़ के हमें क्या करना है कि पहले और तीसरे की गुणा कर दी। पहले और तीसरे यानी x² की गुणा ऋण 10 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है, ऋण 10 x² आ रहा है। और बीच वाला कितना चाहिए हमको, ऋण 3x। तो याद रखिए हमको ऋण 3x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करके तो आपका आ जाए कितना, ऋण का 10x², और जोड़ या घटा करके आपका आना चाहिए ऋण 3x। ये चाहिए हमको। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे तो बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, x² ऋण 10 के टुकड़े कर दिए। 10 के टुकड़े किए मैंने, 5 और 2, 5 2 नहीं 10 होता है ना। पर हमको किसका चाहिए, ऋण का 3x चाहिए। तो मैंने लिखा ऋण का 5x लिख दिया और धन के लिख लिए 2x। अब आपने देखा ऋण के 5x में से धन के 2x निकाल दिए तो कितना बच रहा, और ऋण का 5x गुणा गया धन का 3x अगर करते हैं तो ऋण धन का ऋण आ गया 2x। भाई 5 2 नहीं 10 आ गया और x गुणा गया x² आ गया। ये मुद्दा ठीक बैठ गया, यानी ये हो गया ऋण 10 बराबर। इतनी बात समझ आ गई भाई, क्लियर है। केवल यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको स्प्लिट करना आ गया या तोड़ना आ गया, बनाना आ गया तो फिर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या x, अंदर क्या बचा x माइनस 5। इन दोनों से क्या कॉमन है, इन 2 से क्या कॉमन है भाई, 5 को 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा गए 5 तो लिख सकते हैं। तो 2 इन दोनों में से बाहर निकाल दिया। जब 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे तो x बचेगा केवल, ऋण ऐसे रहेगा। 2 गुणा गए 5 मैंने इसको बनाया था, 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा
5 बराबर, मैंने पहले भी बोला है कि इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या निकलनी चाहिए, एक जैसे पद होने चाहिए। अब इन दोनों से भी कॉमन ले लिया, x माइनस 5 ले लिया, और क्या बचा, यहाँ x बच गया प्लस बराबर 0। अब दो मान निकल जाएंगे, जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का पक्षांतर कर दिया, एक मान तो ये निकल गया। दूसरा मान जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 को उधर धन का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, तो x के दो मान निकल गए, एक तो 5, एक ऋण 2। अब इसकी क्या पॉजिटिविटी है, ये मूल निकल गए। मूल का मतलब अगर x बराबर ऋण 2 अगर इसमें रखेंगे तो इसका उत्तर आपको 0 मिलेगा, चाहे आप चेक कर लो। x की जगह पर ऋण 2 रखा तो ऋण 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। यहाँ पर ऋण 2 रखा और ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 और ऋण का 10। अब 6 4 10 धन का है और 10 ऋण का, मामला हो गया 0, हो गया ना 0। वैसे ही 5 अगर रखेंगे फिर भी ये 0 आएगा। इतनी बात समझ आ गई, तो इसको नोट कर दीजिए आप पहले। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था। पहला काम हमारा क्या है, पहले और लास्ट वाले का मल्टीपल करना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये बात ठीक है। 2 छके 12 और एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करके हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए। तो अब हम 12 के फैक्टर कर देते हैं। पहले 12 के फैक्टर किए तो 2 छके 12 2। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं। अगर मैं 2 दूनी 4, 4 एक रखूं और 3 एक रखूं, 4 में से 3 को हटा दूं तो 1 बचेगा, मामला ये तो रिजल्ट है। पर एक साथ जब बड़ा नंबर मिलता है तो हम एक साथ उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको टेक्निकली एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा करता 3 दूनी 6 और 2 को अलग रहने देता, 6 और 2 का बनाता, तो 6 में से 2 निकाल दो, 4 बच रहा था, जबकि हमें चाहिए कितना था, x। तो यहाँ पे तो क्लियर था कि एक 4 और 3 का पेयर बन रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहला और लास्ट वाला सेम रहेगा, बीच वाले को ब्रेक करेंगे। बीच वाले को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने पहले वाले में क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया था 4x माइनस 3x, है ये भी वही, पर इसको मैंने केवल इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे 1 है, 1 को दिखाने के लिए 4 में से 3 निकाल दिया 1, और ये x एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। वही काम बिल्कुल इन दो में से कॉमन ले लो। एक तो 4 और 2, देखो 4 के पाड़े में 2 आता है ना, हाँ कह रहे हैं 4 के पाड़े में 2 आता है, 2 के पाड़े में 4 आता है, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो एक तो 2 इन दोनों में से कॉमन है, एक x इन 2 में से कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2। ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं आई तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख लिया। अब देखिए एक तो 2 इसमें है, 2 कर दिया बाहर, 2 x है, 1 x कर दिया बाहर। यहाँ पे क्या बचा, 1 x भी बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, कहानी समझ आ गई। अब इन 2 में से माइनस
एक तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस में हमें चाहिए, जब माइनस में लेंगे तब जाके यहाँ पे प्लस पे बनेगा। -3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक तो x यहाँ बच गया और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। देखो यहाँ +2 क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस था, माइनस बाहर कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब ये दो, इन दो में से भी x + 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2x - 3 इक्वल टू 0। कहानी बिल्कुल वही, पहला पार्ट लेंगे, जब x + 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, इतनी बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जब 2x - 3 बराबर 0 तो इम्प्लाइज 2x बराबर, ये 3 उधर गया, धन का 3 हो गया। अब जो गुणा में होता है वो किस में पहुंच जाता है भाई, भाग में, 3/2। x का मान 1 ही निकल गया, 2 मान निकल गए, एक x बराबर -2, एक x बराबर 3/2। इतनी बात क्लियर है, क्लियर, इतना नोट कर दो पहले। ये है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या है क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2, यही है ना। काम बिल्कुल वही, काम में कोई चेंजेस नहीं है। हमको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करना है। ये आ गया √2x² इंटू कितना है भाई 5√2, कितना आ जाएगा भाई 5 एज इट इज रहेगा, √2 इंटू √2 2 आ जाता है, और इंटू x², तो 5 2 = 10x²। मामला ये है, हमको ये छोड़ देना है रूट में है या नहीं है, हमारा क्या है 10x² आना चाहिए, यानी 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस दो टुकड़े इस तरीके से करना है कि 10x² आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात बन रही है भाई, 10 के टुकड़े करेंगे तो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, बोथ आर प्राइम नंबर, 2 and 5, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself ओनली, यानी वही संख्या तो हैं जो एक और अपने आप से विभाजित होती हैं। इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 5 और 7 बन रहा है, 5 और 2, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, और तीनों के तीनों प्लस में है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। √2x² प्लस ऐसा कर दीजिए 5 + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। एक लाइन और 2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, नहीं है ना, तो x आपने बाहर कर दिया, क्या बचा अंदर √2 और एक x और प्लस 5। अब देखिए इन दो में कुछ कॉमन आ रहा, इन दो में कुछ कॉमन है, कुछ दिख रहा, 2 कॉमन है, 2 इसमें कहाँ है, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई √2 इंटू √2, और बाद वाले को लिखा +5√2, ये x है इसके साथ भी है। अब देखो √2 इसमें से बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, एक √2 बच गया, एक x बच गया, इधर से 5 बच गया, बचा या नहीं। केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 इन दो में से बाहर कर दिया, √2 इन दो में से बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो √2 बचेगा और x, और यहाँ बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ आ गई भाई, क्योंकि यहाँ 2 को हमने लिखा √2 इंटू √2, ये बात समझ आ रही है ना। तो अब आप दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बन गया, फिर से कॉमन ले लीजिए इसको, √2x +
5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू, अब वही प्रोसेस वही बिल्कुल, जब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन √2x, ये प्लस 5 उधर चला जाएगा, -5 ये मल्टीपल में है, मल्टीपल वाला कहाँ पहुँच जाता है, डिवाइड में, 5/√2। कायदे से तो डिनोमिनेटर यानी हर में कभी भी रूट वैल्यू नहीं रखी जाती है। जब रूट वैल्यू नहीं रखी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना निकल गया भाई, -5√2 और √2 इंटू √2 कितना हो गया। तो एक तो ये आपके पास बन गया, एक तो ये आपके पास बन गया, दूसरा यहीं पे कर दूं, सेकंड वाला है जब x प्लस √2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 3 पार्ट तो मैंने करवा दिया आपको, 2 पार्ट इसके बचे हुए हैं, वो आप कोशिश करोगे, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिए। इतना ठीक है, इतना नोट कर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा क्या, जो उदाहरण फर्स्ट आपके द्विघात समीकरण बनी हुई हैं, उन द्विघात समीकरणों को क्या करना है भाई, आपको हल करना है। हो जाएगा अंशिका? हाँ भाई खेमचंद, यशपाल, जो नहीं आएगा तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन पे आप देख लीजिए, रीडिंग क्वेश्चन है। देर का है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमको देर का है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब 2 संख्याएं हमको नहीं पता ना, योग पता है हमको। तो देखिए तीसरे प्रश्न को कैसे हम करेंगे। माना एक संख्या x है, ठीक है। दूसरी संख्या अच्छा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 2 संख्याओं का योग 27 है, उनमें से एक संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। आपके पास मैंने कहा 2 लोगों के पास 20 रुपये हैं, ठीक है। उनमें से एक के पास 5 रुपये हैं, तो दूसरे के पास कितने हैं, 15। क्या किया आपने, 20 में से वो वाला घटा दिया ना, तो दोनों के पास कुल थे 27। 27 में से एक संख्या थी x, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 माइनस, यही है। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x का गुणनफल कितना है भाई, कितना, 182। ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 27 के साथ x की तो 27x और प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है उसको उधर ले जाओ, उधर ले जाने का मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन देगा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 27x यहाँ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 27x और प्लस 182 इक्वल टू, ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई। पर हमको क्या पूछा हुआ कि वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, वो संख्याओं का मीनिंग है कि x आपका निकलना चाहिए। अब x निकलने के लिए हमको 27x को, ऋण 27x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करके 182x स्क्वायर आ जाए और जोड़ और घटा करके
ऋण का 27x आ जाए। तो आ जाइए भाई 182, इसके टुकड़े करेंगे 2 से जाएगा 2 9 जा और 2। अब देखो 3 से तो ये जाएगा नहीं, 9 और 1 10, 10 3 के पाड़े में आता नहीं है, 3 से भी नहीं, 4 से तो जाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है, 5 से भी नहीं जाएगा 0 और 6 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 से नहीं जा रहा, 7 से ये आ जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21 और 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है। ये कहानी बन गई। हमको क्या चाहिए, ऋण का 27x चाहिए और धन का चाहिए 182x स्क्वायर, धन का 182x स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों ऋण के लेने पड़ेंगे। 7 दूनी 14 ले लिया, ऋण 14 और ऋण 13, ऋण 14 और ऋण 13 चिन्ह तो रहता है ऋण का ही, दोनों जुड़ जाते हैं तो ये आ जाता है 27। कहानी समझ आई? तो देखिए इसको हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस भारी रहने दिया 14 प्लस 13 और ये लिख लिया x और प्लस 182 बराबर। अब देखो ऋण की अंदर गुणा की तो x स्क्वायर ऋण 14x और ऋण 13x धन 100 इक्वल टू। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, x, क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, कौन बताएगा? इन दोनों से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? देखो यहाँ x बचना चाहिए, x के साथ क्या है 13 है, 13 तो कॉमन ले लें, पर ऋण के साथ 13 कॉमन आएगा, ऋण 13 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 14 इंटू 13 कितना हो रहा था 182, 13 जब कॉमन आ जाएगा तो ऋण का, तो ये ऋण का था, यहाँ धन का बच जाएगा और यहाँ धन का था, ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण का बच जाएगा कितना 14 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से ये क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। ये फिर से बताऊं, देखिए ये पहला वाला स्टेप तो समझ आ गया। दूसरा वाला स्टेप देखिए, ये है ऋण 13x और ये है 182, ठीक है। ऋण 13 को 13x ऐसे रहने दिया, 82 को लिख लिया 14 गुणा गए 13, ठीक है। केवल पहले मैंने 13 लिया, जब 13 लेता तो अंदर बचता ऋण x प्लस 14 बचता, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए था x माइनस 14 चाहिए था। अब मैंने क्या किया, माइनस के साथ बाहर लिया 13, जब माइनस के साथ बाहर लिया तो यहाँ से माइनस भी बाहर निकल गया, 13 भी बाहर निकल गया, प्लस का x बचा। अब यहाँ तो माइनस नहीं था, जब माइनस नहीं था तो इसको माइनस बनाने के लिए माइनस जब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा माइनस 14। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि जब इसकी गुणा अंदर करोगे तो यही चीज़ बनेगी। चाहे देख लो ऋण 13 गुणा गए x, ऋण 13x और ऋण का धन 13 गुणा गए 14। ये बात समझ आ गई? तो ये कहानी ऐसे बनी। अब x माइनस 14 भी फिर कॉमन ले लिया और दूसरे में आ गया x माइनस 13 बराबर 0। अब आप देख लीजिए 13 और 14 मिल गया, 13 और 14 आ गया ना, x इक्वल टू 13 14। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x बराबर 13 और 14। अब 13 और 14 एक संख्या x इक्वल टू 13 रख दो तो एक संख्या तो 13 आ गई, दूसरी संख्या x की जगह पे 13 रखोगे तो 14 आ जाएगा, या यहाँ 14 रखोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो 13 14 वो आपका क्या है आंसर है, वो संख्याएं क्या हैं 13 14 है। इतनी बात क्लियर है, नोट कर दीजिए। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो किस पर निर्भर कर रही है, आधार पे, यही है ना, क्योंकि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज है भाई, ये कोई समकोण त्रिभुज है, माना ABC हमने इसका नाम दे दिया। इसने हमको कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दिया हुआ है भाई 13 सेंटीमीटर। कर्ण तो हमेशा समान रहता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब इसने दे रखा है कि जो ऊंचाई है, अब ऊंचाई किस पे निर्भर करेगी, ये परपेंडिकुलर, अगर ये कोण इस कोण की हम बात कर रहे हैं तो ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, अगर इस कोण की हम बात कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली इसकी ऊंचाई होती है, और ये ऊंचाई इसके आधार पर निर्भर कर रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, माना त्रिभुज का आधार है कितना x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना x सेंटीमीटर, और त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की लंबाई हो जाएगी कितनी, आधार से कितना कम है भाई 7 कम है, तो आधार तो x था, इससे 7 इतना सेंटीमीटर। और कर्ण हमको दे रखा है भाई, कर्ण कितना दे रखा है हमको 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको याद आ जाना चाहिए सीधा सीधा पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाइथागोरस, गोरस तो लिख लिया, प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, यही है ना। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे देखिए, जो लंबाई मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, ऊंचाई है भाई, ये क्या है ऊंचाई है, ठीक है ना। अब देखिए कर्ण कितना दे रखा है भाई 13, तो ये कर दिया 13 का वर्ग, लंब कितना यानी ऊंचाई कितनी है x - 7 का, और प्लस आधार कितना ले रखा है x स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है 169। a - b का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, यानी x का वर्ग धन 7 का वर्ग और ऋण 2 गुणा गया x गुणा गया 7 और प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया 169 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। पहले इसको लिख रहा हूँ, ऋण 7 दूनी 14, ऋण 14x और 7 का वर्ग कितना हो गया, ये इतनी बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इसको उधर ले गए तो ऋण का 169 इक्वल टू इतना हो गया। तो ये क्या बन गया भाई 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको निकाल दो, कितना बच रहा है भाई 49 हटा दो, इसमें से 120, 120 ही तो बचेगा, ऋण का 120 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है। और अच्छा छोटा बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तीनों, क्योंकि 2 के पाड़े में 14 भी आता है, 2 के पाड़े में 120 भी आता है, तो तीनों से 2 बाहर कर दो, कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ऋण 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, यही बचा। 2 तो इसके नीचे जाके हो जाएगा खत्म, 0 बटे किसी भी शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे उत्तर क्या मिलता है 0, और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे क्या मिलता है, 2 बातें हैं ना, ये 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया
और 1 है कितना, इसका उत्तर क्या मिलेगा। और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे अब बताओ क्या बचेगा भाई। किसी भी शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे हमेशा उत्तर मिलता है, और किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पे उत्तर आता है इन्फिनिटी, क्योंकि 0 के पाड़े में कभी भी 2 नहीं आ सकता। 0 के पाड़े में कभी भी 2 नहीं आ सकता है। 2 के पाड़े में शून्य आ सकता है। 2 गुणा गए 0 0 होता है। 2 गुणा गए 0 0 होता है। ये बात क्लियर है। अब क्या निकल के आ गया, x² - 7x ऋण 60 बराबर। अब 7 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करके ऋण का 60 बन जाए और जोड़ या घटा करके 7 बन जाए। तो बताओ कैसे होगा। अगर 12 में से 5 निकाल दिया जाए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 में से 5 निकाल दिया जाए कितना बचेगा। और 12 में 5 की गुणा करें तो हो गया फिट। तो देखिए x² ऋण, यहाँ 12 में से 5 निकालेंगे, 12 में से 5 निकालेंगे तब 7 बचेगा। ये x ऐसे ही ऋण 60 बराबर 0। इसको अच्छा बनाएं, x² ऋण की 12x और ऋण का धन 5x और ऋण 60 बराबर। इन दो से क्या कॉमन है भाई, x। क्या बचेगा, x ऋण 12। इन दो में क्या कॉमन है, धन का 5। जब धन का 5 ले लिया तो x ऋण 12 बचेगा बराबर। अब यहाँ क्या बच गया, x ऋण 12 और दूसरे में x + 5 बराबर 0। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x के 2 मान निकल गए, एक तो ऋण 5 और एक 12। यही तो निकला, x बराबर ऋण 5 और 12। हमको क्या निकालना था, आधार अगर ऋण 5 रखते हैं तो लंबाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऋण 5 और ऋण 7 ऋण 12। आधार अगर ऋण 5 है तो ऊंचाई हो जाएगी ऋण 12, और अगर आधार 12 रखते हैं तो ऊंचाई हो जाएगी 5। ये बात समझ आ गई। ये आप अपने आप कर लीजिएगा। जब आधार बराबर 12 है तो ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 12 ऋण कितना है 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई भाई। इतना नोट कर दीजिएगा, अगले क्वेश्चन कल होंगे, ठीक है, नोट कर।